हेलो फ्रेंड्स, चंदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलों के बारे में या पार्थिया राज्य के बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये पहलो शासक हैं या पहलो शासक कितने थे, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहलो जो शासक हैं वो कितने थे? सर्वप्रथम या कहें जैसे एक हो गया आपका औरेक्सस। क्या हो गया? औरेक्सस शासक है। दूसरा हो गया आपका मित्रदात। मित्रदात प्रथम। ये जो मित्रदात है, मित्रदात को मित्र डेट्स भी कहा जाता है। क्या है? मित्र डेट्स प्रथम। ठीक है। मित्र डेट के बाद में आएगा कौन सा? प्रात द्वितीय। एक संस्थापक ये हो गया आपका। दूसरा है आर्तवान। आर्तवान क्रमशः ये शासक है। आर्तवान के बाद में मित्रदात। मित्रदात द्वितीय। मित्रदात द्वितीय के बाद आते हैं वोनोनीज। कौन आते हैं? वोनोनीज। वोनोनीज के बाद में आएंगे स्पेलिरस। स्पेलिरस। ठीक है। सबसे लास्ट में या सबसे महान शासक कौन आएगा? गोंडो फर्नीस। गोंडो फर्नीस। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि पहलो शासक या पहलो को ही पार्थिया या पार्थियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थियन। क्यों? क्योंकि जो पहलो शासक है कहाँ के निवासी थे? पार्थिया। कहाँ के निवासी थे? पार्थिया। ये पार्थिया के निवासी थे, इसी कारण इन्हें क्या बोला गया है? पार्थियन कहा गया है। अब हम देखते हैं जैसे इसके शासक के बारे में। हमने अब कितने शासक हो गए हैं? नंबर 1 आपका ओरियक्सस। ओरियक्सस जो शासक है वो कब माना जाता है? जैसे कि हम कहें कि आपको ये जो पार्थिया है पार्थिया राज सॉरी पार्थिया और बैक्ट्रिया। कौन? पार्थिया और बैक्ट्रिया। ये दोनों जो राज्य थे, राज्य के बारे में बात करेंगे। हमारा साम्राज्य कौन सा है? सीरिया साम्राज्य। सीरिया। सीरिया साम्राज्य का के भाग थे, के भाग हैं। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो पार्थिया है और बैक्ट्रिया, ये दोनों ही राज्य सीरिया साम्राज्य के भाग थे। अब खासियत ये है कि सीरिया साम्राज्य से ये दोनों ही कौन कौन से हैं? ये पार्थिया भी और बैक्ट्रिया भी एक साथ, कैसे? एक साथ स्वतंत्र हुए थे। तो एक साथ स्वतंत्र हुए थे। ठीक है। क्या बताया गया है? ये जैसे हमने कहा कि ये पहलव हैं या पहलव कहाँ के निवासी थे? पहलव की बात करें, पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया जो राज्य था यानी सैल्यूकस सैल्यू, ये दोनों साम्राज्य कौन सा? एक पार्थिया और बैक्ट्रिया, ये दोनों साम्राज्य सैल्यूकस द्वारा स्थापित थे।
स्थापित माने गए हैं। ठीक है, ये दोनों राज्य पार्थियावी बैक्ट्रियावी सल्यूकस द्वारा स्थापित राज्य माने गए हैं। और किसके भाग थे? सीरिया साम्राज्य के, दोनों ही सीरिया साम्राज्य के भाग थे। इसके लिए ये कहा जाता है कि पार्थिया और बैक्ट्रिया एक साथ सीरिया से स्वतंत्र हुए थे, यही कारण है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो पार्थिया और शक और पहलव, क्या कहा जाता है? इन्हीं कारणों की वजह से, यही कारण है, यही कारण है कि शक और पहलव, शक और जो पहलव थे, इनका इतिहास कैसा है? उलझा हुआ है। इनका कैसा इतिहास? उलझा है। इसी कारण की वजह से इन दोनों का इतिहास उलझा हुआ पाते हैं, लेकिन इसको सुलझाना बहुत ही कठिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यक्षस की तरफ। जैसे पार्थियन राज्य की स्वतंत्रता, एक साथ ये स्वतंत्र हो चुके हैं। कौन सा? ये भी स्वतंत्र हुआ है। अब स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। और राज्य कौन सा है? आपका पहलव यानी कि पार्थिया राज्य है, इसीलिए इनको पार्थियन भी कहा जाता है। स्वतंत्र पार्थिया राज्य का संस्थापक और यक्षस माना जाता है। लेकिन अगर हम मित्रदात की बात करेंगे, ये है जो मित्रदात या मित्र डेट्स है, इसको पार्थिया का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कैसा? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? मित्रदात प्रथम को। अब हम बात करते हैं मित्रदात प्रथम की ही। मित्रदात ने कौन कौन से विजय यानी कौन से क्षेत्र विजित किए थे? अगर हम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो कौन से क्षेत्र जीते थे मित्रदात प्रथम ने? कौन से क्षेत्र जीते थे? जैसे सीस्तान, जेडोसिया, जेड्रोसिया। ठीक है, ये हो गया। और एक राज्य हमारा कौन सा है? हेरात। इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र विजित किए थे? सीस्तान, जेडोसिया और हेरात को, या हेरात क्षेत्र को जीतकर इन्होंने किसमें मिला लिया था? को जीतकर पहलव राज्य में मिलाया था, या पहलव राज्य को शक्तिशाली बनाया था। शक्तिशाली, ठीक है, बनाया था। क्या कहा जाता है? ये जो मित्रदात प्रथम है, इनकी उपलब्धियां क्या है? इस तरीके से इनकी उपलब्धियां क्या है? जैसे कहा मित्रदात प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन स्वतंत्रता की बात करेंगे कि पार्थिया जब स्वतंत्र हुआ था सीरिया से, तो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक और यक्षस था। मित्रदात वास्तविक संस्थापक है। इसके जो कार्य हैं, जो कौन कौन से कार्य हैं? जैसे सीस्तान को जीता था इसने, जेड्रोसिया को जीता था, हेरात को जीता था। इन तीनों क्षेत्रों को जीत कर किसमें मिला लिया था? पहलव राज्य को शक्तिशाली बनाया था। इसके बाद का शासक कौन है? फ्रात द्वितीय है। फिर आर्तवान आ जाते हैं। कौन आते हैं? आर्तवान। आर्तवान शासक आ जाते हैं। उनके बाद में कौन शासक आएंगे? मित्रदात द्वितीय। कौन आएंगे? मित्रदात द्वितीय। मित्रदात जो द्वितीय हैं, ये सबसे प्रतापी राजा माने गए हैं। कैसे? सबसे प्रतापी राजा मित्रदात द्वितीय को माना गया है। मित्रदात द्वितीय को ही कहा जाता है कि शकों को पराजित कर मित्रदात द्वितीय ने ही, इसने मित्रदात द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित कर
कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? सीस्तान, इसको सीस्तान और कांधार को, सीस्तान और कांधार को जीतकर इन्होंने इन पर अधिकार कर लिया था। ये भी तो भाई अधिकार करेंगे। अगर कोई क्षेत्र जीत रहा है, कौन कौन से, मान लो मिथ्रदाती ने जीता है, शकों को पराजित कर दिया, अफगानिस्तान से भगा दिया, सीस्तान कांधार पर अधिकार कर लिया और पहलव राज्य में मिला लिया। ये इनका पीरियड रहा है या इनका कार्यकाल रहा है। लेकिन मिथ्रदाती के बाद में कौन आते हैं? वोनोनीज। अधिकांश विद्वानों ने क्या कहा है? अधिकांश विद्वान, जो अधिकांश विद्वान है वो किसको मानते हैं? वोनोनीज को मानते हैं। किसे? वोनोनीज को मानते हैं प्रथम भारतीय विजेता। अधिकांश विद्वान, अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं कि वोनोनीज ही प्रथम भारतीय विजेता है, प्रथम भारतीय विजेता है। क्यों? किसने कहा? अधिकांश विद्वानों ने कहा है कि वोनोनीज जो है कि प्रथम भारतीय विजेता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, इसका रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? सर्वप्रथम वोनोनीज ने ही धारण की थी। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही माना जाता है कि ये जो वोनोनीज है, वोनोनीज कहता है, क्या कहता है कि, या अधिकांश विद्वान कहते हैं प्रथम भारतीय विजेता किसे माना जाता है? वोनोनीज को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम वोनोनीज ने ही धारण की थी। ठीक है। अगर हम इसके सिक्कों की बात करेंगे, जैसे कुछ सिक्के, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में बात करते हैं। सिक्कों के बारे में अगर हम बात करेंगे, किसके सिक्कों के बारे में? वोनोनीज के सिक्के के बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसके? कुछ सिक्कों पर, कैसे? कुछ सिक्कों, कैसे हैं? कुछ सिक्के, कुछ सिक्के किसके? वोनोनीज के कुछ सिक्के यवन नरेश, कौन है? यवन नरेश, यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स के सिक्कों के अनुकरण पर, यूक्रेटाइड्स के सिक्कों के अनुकरण पर आधारित थे, अनुकरण पर आधारित थे, आधारित थे। ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कि वोनोनीज के जो सिक्के हैं वो किसके? कुछ ही सिक्के, जो कुछ सिक्के हैं वो किसके लिए? यवन नरेश। यवन नरेश कौन है? यूक्रेटाइड्स के सिक्कों के अनुकरण पर आधारित पाए गए हैं। या इनके सिक्कों की बात करेंगे, एक पृष्ठ भाग है, कौन सा? पृष्ठ भाग पर, भाई दो सिक्का है, दोनों तरफ का होगा, तो पृष्ठ भाग पर किसके? एक इनका इस्पल होर, कौन है? इस्पल होर कौन था? इनका भाई था। किसका भाई था? इस्पल होर का भाई कौन था? वोनोनीज, या वोनोनीज का भाई कौन है? इस्पल होर। और दूसरा भाई इनका भतीजा है, वो कौन है? इस्पल गडम, ये कौन है? इनका भतीजा है। इसका वोनोनीज का भतीजा है। इन दोनों के नाम किस पर? इन दोनों के नाम
इसके नाम है, इन दोनों के नाम सिक्कों पर मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? एक स्पल होर हो गया, एक स्पल गडम हो गया पृष्ठ भाग पर। बोनो नीच के पृष्ठ भाग बोनो नीच के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर इसका एक भाई है, कौन सा? स्पल होर है, और दूसरा भतीजा है स्पल गडम है। इन दोनों के नाम सिक्कों के पृष्ठ भाग पर मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? गोंडोफर्नीज या स्पेलिरस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पेलिरस की बात करेंगे। स्पेलिरस का कोई ज्यादा इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे स्पेलिरस की तो कुछ सिक्कों के बारे में बात करेंगे। किसके? सिक्कों के बारे में। स्पेलिरस के सिक्कों के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है। सिक्के के मुख भाग पर, कुछ सिक्कों के मुख भाग पर, किसका? मुख भाग पर किसका किसका नाम पाते हैं? यूनानी लिपि में। इसके सिक्कों के, यानी किसके सिक्कों पर? स्पेलिरस की सिक्कों के मुख भाग पर किसका नाम मिलेगा? स्पेलिरस। स्पेलिरस का नाम, स्पेलिरस का नाम मिलता है, वो भी किस भाषा में है या किस लिपि में पाया गया है? यूनानी लिपि में। यूनानी लिपि में, ठीक है। तो स्पेलिरस की बात, या पृष्ठ भाग, ये तो हमारा मुख भाग हो गया है। मुख भाग पर एक, पृष्ठ भाग पर दूसरा। क्या मिलता है यहाँ पे? शक नरेश। शक नरेश एजेस का नाम मिलता है। एजेस, एजेस का नाम खुदा हुआ पाते हैं, ठीक है। अब हम सिक्कों की बात कर रहे थे, जैसे स्पेलिरस के और कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ कौन सा इतिहास सिक्कों के बारे में है बता रहे हैं। स्पेलिरस के जो सिक्के थे उसके मुख भाग पर स्पेलिरस का नाम मिलता है, स्पेलिरस का नाम है। और दूसरी तरफ कौन सा है? शक नरेश एजेस का नाम मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट शासक, वो कौन सा होगा हमारा? गोंडोफर्नीस। गोंडोफर्नीस के बारे में चलिए, कौन सा शासक है? गोंडोफर्नीस। पहला उस राज्य का या पार्थियन राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन सा, या सबसे प्रसिद्ध राजा? सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? गोंडोफर्नीस, प्रसिद्ध पहला शासक। किसका है? गोंडोफर्नीस। गोंडोफर्नीस सबसे लास्ट है, जो सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में माना जाता है, या सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं गोंडोफर्नीस के बारे में। गोंडोफर्नीस का एक अभिलेख मिलता है। गोंडोफर्नीस का अभिलेख एक मिलता है, वो कहां से? तख्त ए वही, तख्त ये वही नामक एक, तख्त ये वही जो है वो एक स्थान का नाम है, यानी कि इस स्थान से गोंडोफर्नीस का अभिलेख मिला है। इसका गोंडोफर्नीस का एक अभिलेख पाया गया है। कहां से पाया गया है? तख्त ये वही नामक स्थान से पाया गया है। अब तख्त ये वही जो है ये कहाँ पड़ता है? पेशावर के निकट पड़ता है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके निकट तख्त ये वही नामक स्थान पड़ता है जहां से गोंडोफर्नीस का एक अभिलेख पाया गया है, ठीक है। अब इस अभिलेख, यानी अभिलेख कौन सा है भाई? कोई भी स्थान है, स्थान के नाम पर ही अभिलेख का नाम भी पड़ता है। तो इसी तरीके से कौन सा अभिलेख कहा जाएगा? तख्त ये वही अभिलेख, ये पड़ेगा।
तख्त ये बही नामक अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? अब हम जानकारी की बात करेंगे। किसकी जानकारी? इसमें क्या कहा गया है? गोंडो फर्नीज को, या गोंडो फर्नीज ने कौन से प्रांत जीते थे? सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब को जीतकर इन्होंने कौन कौन सा स्थान जीता था? सिंध और पंजाब जीता था। सिंध और पंजाब इनको जीतकर कौन सी राजधानी बनाया था? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? तक्षशिला को राजधानी बनाया था। कौन? गोंडो फर्नीज ने बनाया था। ठीक है। इसकी अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो क्या है? केवल इसने सिंध और पंजाब को जीतकर और तक्षशिला को अपनी राजधानी बना दिया था। सबसे प्रतापी राजा या सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? गोंडो फर्नीज है। तख्त ये वही नामक अभिलेख से, जो कहाँ मिलता है? पेशावर के निकट है। इसमें ही जानकारी मिलती है सिंध और पंजाब को जीता है और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया? यानी ईसाई धर्म के अनुसार या ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार, इधर आ जाते हैं। किसके अनुसार? ईसाई या ईसाई धर्म के अनुसार क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ईसाई धर्म के अनुसार कि संपूर्ण भारत का राजा था। संपूर्ण भारत का राजा कौन? गोंडो फर्नीज को बताया गया है। किसमें? गोंडो फर्नीज को संपूर्ण भारत का राजा ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार बताया गया है। ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार ही गोंडो फर्नीज के शासन काल में, किसके शासन काल में? गोंडो फर्नीज के शासन काल में कौन आया था? शासन काल में सेंट थॉमस। कौन आया था? सेंट सेंट थॉमस या थॉमस भारत आया था। यह जो गोंडो फर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस या सेंट थॉमस है, यह कौन है? ईसाई धर्म प्रचारक है। क्या है? ईसाई धर्म प्रचारक। किसके शासन काल में आया था? यह आया था गोंडो फर्नीज के शासन काल में। किसके? गोंडो फर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन इसी को ईसाई धर्म का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। किसको? सबसे पुराना साक्ष्य क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पुराना साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को माना जाता है। लेकिन रोमिला थापर कहते हैं, कौन कहता है? रोमिला थापर। रोमिला थापर का कहना है, ये क्या कहते हैं थापर? कि यह वर्तमान, क्या कहते हैं? यह वर्तमान इजराइल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इजराइल का निवासी था। लेकिन इसकी हत्या, निवासी था लेकिन इसी रोमिला थापर के अनुसार सेंट थॉमस की यानी कि हत्या कहाँ कर दी गई? मद्रास के निकट। कहाँ की गई? मद्रास के निकट इसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? सेंट थॉमस
की हत्या कर दी गई। तो इसमें क्या कहा गया है कि ईसाई धर्म के अनुसार गोंडो फर्नीस को संपूर्ण भारत का क्या बताता है, राजा बताया गया है। लेकिन गोंडो फर्नीस के शासन काल में ही सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचारक था वो भारत आया था। ईसाई धर्म का सबसे पुराना साक्ष्य किसे माना जाता है, सेंट थॉमस को ही माना जाता है। लेकिन रोमिला थापर जो है, रोमिला थापर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जो सेंट थॉमस है वो इजराइल का रहने वाला था और मद्रास के निकट इसकी हत्या कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं सिक्के की। किसके सिक्के, पहलों के सिक्कों के बारे में बात करेंगे। सिक्के सबसे पहले हम देखेंगे सिक्के किन किन चीजों के प्रचलित हुए या किन किन चीजों से चले थे। कौन कौन सी धातु थी, एक सोना, चांदी और तांबा। ठीक है, इन तीनों धातुओं से मिलकर या इन तीनों धातुओं के सिक्के जारी किए गए थे। किसमें, पहलव राज्य में या पहलव। लेकिन कुछ सिक्कों पर, सिक्के जो चल रहे थे इसके, लेकिन इसके कुछ सिक्कों पर, कुछ सिक्कों पर क्या मिला है, धर्मीय, धर्मीय शब्द। धर्मी का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, क्या मिला है, कुछ सिक्कों पर धर्मीय की उपाधि मिली है, धर्मीय की उपाधि। ठीक है, अब इनसे ये प्रतीत होता है या कहा जाए कि ये जो पल्लव शासक, पल्लव शासक नहीं पहलव शासक थे, ये किसकी तरफ, भारतीय संस्कृत की तरफ इन पहलव शासक का झुकाव था। किसका झुकाव, पहलव, पहलव शासक का किसकी तरफ झुकाव था, भारतीय संस्कृति की तरफ, भारतीय संस्कृति। संस्कृति की तरफ था, की तरफ झुकाव था। झुकाव मतलब प्रभावित थे, ये भारत के कल्चर से या भारत की संस्कृति से प्रभावित थे। इसी प्रभाव में आकर इनके सिक्कों पर कौन सा नाम मिला है, धर्मी मिला है, जिसे धार्मिक शब्द कहा जाता है। इसी की वजह से कहा जाता है जो पहलव शासक ने या पहलव शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, ये कहा गया है। अब हम देख लेते हैं एक नजर में, जैसे हमने कहा कि ये जो गोंडो फर्नीस, जैसे पहलव या पार्थिया, सबसे पहले पार्थिया यानी पहलव शासक जो थे कहाँ के रहने वाले थे, पार्थिया के रहने वाले थे, या निवास स्थान कहाँ था, पार्थिया था निवास स्थान इनका। ठीक है, अब ये जो पार्थिया राज्य और बैक्ट्रिया राज्य है, ये दोनों सीरिया साम्राज्य से एक साथ स्वतंत्र होने के कारण कहा गया है कि शक और पहलव ये जो है कौन कौन सा, पार्थिया और बैक्ट्रिया एक साथ सीरिया साम्राज्य के भाग भी थे और एक साथ ये स्वतंत्र भी हुए थे। ये जो स्वतंत्र, यही कारण एक शक और पहलव का जो इतिहास है वो उलझा हुआ पाया जाता है। लेकिन सैल्यूक ये जो राज्य हैं, जैसे एक बैक्ट्रिया राज्य है वो भी सैल्यूकस द्वारा, एक सीरिया का भाग था वो भी स्थापित किया था, और पार्थिया भी सैल्यूकस द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे। स्वतंत्र राज्य का एक साथ स्वतंत्र हुआ था, लेकिन पहलव राज्य का स्वतंत्र संस्थापक कौन माना जाता है, ओरियक्सस माना जाता है। कौन है, ओरियक्सस केवल स्वतंत्र शासक राज्य या स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन होगा, मित्रदात प्रथम है। मित्रदात प्रथम की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, सीस्तान को जीता, जेड्रोसिया को जीता और हेरात को जीत कर किसमें मिलाया, पल्लव राज्य में मिला लिया, पहलव राज्य में मिला लिया या पार्थिया में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, फ्रात द्वितीय आते हैं,
उसके बाद कौन आते हैं, आर्तवान आते हैं। आर्तवान के बाद में मित्रदात द्वितीय आते हैं। पहला राज्य का मित्रदात द्वितीय सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसी ने ही शकों को पराजित किया था, या शकों को पराजित कर किसका, सिस्तान और कांधार पर अधिकार कर लिया था और पहला राज्य में मिला लिया था। इसके बाद में वोनोनीज आता है। लेकिन अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं, अधिकांश विद्वान प्रथम भारतीय विजेता किसको बताते हैं, वोनोनीज को ही बताते हैं। वोनोनीज क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि प्रथम भारतीय विजेता है, क्योंकि महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी, वोनोनीज ने ही धारण की थी, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद में वोनोनीज के कुछ सिक्कों के बारे में अगर बात करेंगे तो वोनोनीज के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसका भाई कौन था, इस्पलहोर था, और भतीजा कौन था, इस्पलगडम था। इन दोनों के नाम खुदे हुए मिलते हैं या नाम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेलिरस की। स्पेलिरस का इतिहास बहुत ही कम है, लेकिन सिक्कों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। जैसे सिक्कों के स्पेलिरस के सिक्कों के बारे में किसके मुख भाग पर स्पेलिरस का नाम मिलता है, और दूसरी तरफ सख्त नरेश एजेस का नाम मिलता है, जो यूनानी लिपि में लिखा गया था। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, गोंडोफर्नीज है। गोंडोफर्नीज ये है, कौन है, गोंडोफर्नीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हाँ, गोंडोफर्नीज सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है। ठीक है, यही गोंडोफर्नीज जो है, इसने क्या क्या किया था, गोंडोफर्नीज। अब हम आते हैं आगे, ये सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है। इसी का अभिलेख एक है गोंडोफर्नीज का, वो कहाँ से मिलता है, तख्त-ए-वही नामक स्थान से मिलता है, इसीलिए उसका नाम तख्त-ए-वही अभिलेख रखा गया है। तख्त-ए-वही अभिलेख से जानकारी कौन सी मिलती है कि ये जो विजित क्षेत्रों का, गोंडोफर्नीज ने सिंध और पंजाब को जीता था, सिंध और पंजाब को जीत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था, किसको, तक्षशिला को बना दिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, इनके सिक्कों के बारे में बात करेंगे। पल्लव, या दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार क्या कहा गया है, गोंडोफर्नीज संपूर्ण भारत का क्या था, राजा था। किसके अनुसार है, ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार बताया गया है। लेकिन एक चीज और भी ईसाई अनुश्रुतियों के अनुसार है कि सेंट थॉमस जो थे वो भारत में आया था, किसके शासन काल में आया था, गोंडोफर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस आया था। लेकिन रोमिला थापर कहते हैं कि यह इजराइल का रहने वाला था, और इसके बाद में क्या कहते हैं कि यह मद्रास के निकट इसकी हत्या कर दी गई थी। अब सिक्कों के बारे में अगर हम बताएं तो जो सिक्के थे सोना, चांदी और तांबा से बनाए जाते थे। इनका सोना, चांदी और तांबा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ सिक्कों पर धर्मी उपाधि मिलती है। धर्मी का मतलब कौन सा क्या हो जाएगा कि धार्मिक शब्द से रिलेटेड है धर्मी, और उसमें कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की तरफ पहला शासक कैसे थे, झुकाव था या उनसे प्रभावित थे। उसी प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला शासक के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।